नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो देखिए बच्चों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 12 के जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न। नर जनन तंत्र को चित्र सहित समझाइए। यह एक एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है आपको और इसको समझना कैसा है आपको। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या आता है कि नर जनन तंत्र को चित्र सहित समझाना है आपको। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको इसका चित्र बनाना है। इसके दो चित्र बनेंगे। क्या बनेंगे? दो चित्र बनेंगे। ये वाला तो है श्रोणि क्षेत्र की आरेखीय वाला काट में, ओके दोस्तों, और ये वाला है हमारा आरेखीय। ओके बच्चों, ये दो वाले चित्र बनेंगे आपके इस चैनल में। फिर देखिए बच्चों, नर जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र में पाया जाता है। जो हमारे कमर से नीचे का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम श्रोणि क्षेत्र। इस जगह पर यह स्थित होता है। इस तंत्र में अंगों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है प्राथमिक जनन अंग वृषण। नंबर 2 है सहायक जनन नलिकाएं व अंग, जिसके अंदर अधिवृषण, शुक्रवाहिनियां, बाह्य जननांग, शिश्न आते हैं। और हमारा लास्ट है यानी कि तीसरा सहायक जनन ग्रंथियां। इसमें आती है शुक्राशय ग्रंथि, वृषण प्रोटेस्ट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि। ओके बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम पहला कि हमको इसकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है और इसको हम समझते हुए चालू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला हेडिंग है हमारी प्राथमिक जनन अंग, जिसको हम वृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृषण। देखिए बच्चों, ये क्या हो गए? हमारे वृषण हो गए। ये क्या है? हमारे वृषण हैं। तो देखिए बच्चों, आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है इसमें कि मनुष्य में एक जोड़ी हल्के गुलाबी रंग के वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। क्योंकि उदर गुहा का ताप बाहर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है, जो शुक्राणुओं परिपक्वता के लिए प्रतिकूल होता है। इसलिए वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। और देखिए बच्चों, वृषण में वृषण का आकार वृषणों का वृषणों में वृषणों वृषण का आकार 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा व 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। प्रत्येक वृषण में 250 कक्ष क्या पाए जाते हैं? 250। ये वाली देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये 250 पाए जाते हैं। और प्रत्येक में 3 पालियां होती हैं। क्या होती हैं? प्रत्येक में, जिन्हें वृषण पालियां कहते हैं। प्रत्येक पाली में 1 से 3 अति कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, जिन्हें शुक्राणु बनते हैं। जिनमें क्या बनते हैं? शुक्राणु। देखिए बच्चों, ये क्या है? हमारी पालियां। और ये क्या निकल रही है? हमारी शुक्र जनन नलिकाएं निकल रही हैं। फिर देखिए बच्चों, आपको नीचे पैराग्राफ चेंज करना है या आपको नीचे क्या करना है? तीर का चिन्ह लगाना है। फिर आपको चालू करना है कि इन नलिकाओं का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं हम? शुक्र जनन या नर जन्म कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। नंबर 2 कोशिका होती है सर्टोली कोशिका। ओके बच्चों, ऐसे ही आपको इसकी क्या करनी है? आंसर राइटिंग करनी है। इसके बाद देखिए बच्चों, नंबर 1 हेडिंग डालनी हमने कि शुक्र जनन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया। शुक्र जनन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया, इसकी हेडिंग डाल के आपको इसमें लिखना है कि इनको समझाना है। ये अर्धसूत्रण द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं तथा ये इन्हीं विन्हीं आहारवहन स्रावित करती हैं, जो शुक्राणु उत्पादन को प्रेरित करता है। नंबर 2 है सर्टोली कोशिका। ये शुक्र जनन कोशिकाओं व शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। यह इनका मुख्य कार्य है कि यह पोषण प्रदान करती है। फिर आपको नीचे तीर का चिन्ह लगाना है या स्टार लगा के लिख देंगे कि शुक्र जनन नलिकाओं के बाहरी छिद्र को अंतराली अवकाश कहते हैं। इनमें छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं व अंतराली कोशिका लैडिंग सेल्स पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं
नर हार्मोन एंड्रोजन जिसको पुंजन कहते हैं व टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषण व स्राव करती हैं। यहाँ स्थित कुछ कोशिकाएं प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती हैं। फिर देखिए दोस्तों, ये क्या हो गई, हमारा पहला वाली हेडिंग खत्म हो गई कि प्राथमिक जनन अंग। अब आती है हमारा सहायक जनन अंग या नलिकाएं, जो हमारे क्या करती हैं, वृषणों से शुक्राणुओं को पहुंचाने का कार्य करती हैं। देखिए बच्चों, जिसको बोलते हैं अधिवृषण बोलते हैं नंबर 1 में। कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं वृषण के मध्यवर्ती क्षेत्र में सीधी होकर वृषण जालक में खुलती हैं। ओके बच्चों, वृषण जालक से 15 से 20 संबलित नलिकाएं निकलती हैं, जिन्हें शुक्रवाहिनी बास इरेंसिया कहते हैं। इपेरेंसिया कहते हैं। फिर नीचे आपको तीर का चिन्ह लगाना है। ये नलिकाएं वृषण की अग्र या ऊपरी सतह पर पहुंचकर अधिवृषण एपिडिडिमिस में खुलती हैं। यह एक पतली 6 मीटर लंबी कुंडलित व चपटी नलिका होती है। अधिवृषण प्रत्येक वृषण के अग्र से पक्ष को ढकता है। क्या ढकता है? पक्ष को ढकता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है आपको कि अधिवृषण कम कुंडलित व एक मोटी नलिका के रूप में सीधी होकर शुक्रवाहिनी बास इफेरेंसिया बनाती है। ओके बच्चों, ये क्या हो रहा है कि ये अधिवृषण सीधी हो गई, मोटी हो गई, और क्या बना रहा है, एक सीधी नलिका बना रहा है। ये क्या है, हमारी शुक्रवाहिनियां हैं। क्या है, शुक्रवाहिनियां हैं इससे निकल के। ओके बच्चों, बनाती है प्रत्येक शुक्रवाहिनी, क्योंकि 2 होती हैं। देखिए बच्चों, जैसे इधर एक लेकर रही है, ऐसे इधर लेकर रही है, तो दोनों शुक्रवाहिनियां हो गई। उधर की ओर ऊपर जाती हैं, यानी कि ऊपर की ओर जाती हैं। यह मूत्राशय की ओर लूप बनाती हैं। देखिए बच्चों, जैसे क्या होगा, ऊपर जाके फिर नीचे उतर रही हैं। ये क्या कर रही हैं, नीचे उतर रही हैं, तो ये क्या बन गया, एक लूप बन रहा है। क्या बन रहा है, लूप बनाती हैं। लूप में शुक्राणु से एक वाहिनी आती है। इन दोनों शुक्रवाहिनियों के मिलने से स्खलनीय वाहिनी बनती है। क्या बनती है, स्खलनीय वाहिनी बनती है, जो मूत्र मार्ग में खुलती है। देखिए बच्चों, ये क्या हो गया, ये मूत्र मार्ग है, ये इसमें खुल रही है। ओके बच्चों, अब देखिए, ये नलिकाएं शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग में इनका स्थानांतरण करती हैं। शुक्रवाहिनियां क्या करती हैं, शुक्राणुओं का भंडारण करती हैं, मूत्र मार्ग से इनका स्थानांतरण करती हैं। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर शिश्न से होता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे नर जनन छिद्र कहते हैं। देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, मूत्राशय, और ये क्या है, हमारी मूत्र वाहिनियां हैं। ये क्या हो रहा है, ये सीधा जा रहा है और शिश्न से होते हुए एक छिद्र के रूप में खुल रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा मूत्र जनन मार्ग हो गया है, या जनन छिद्र हो गया है। अब आती है शिश्न की बारी। किसकी, शिश्न की बारी, जो क्या होता है, बाह्य जननेंद्रियां होती है, या होता है। शिश्न बाह्य जननांग होता है, यह नर जननांग होता है। यह तंतु में व पेशीय संयोजी ऊतकों की 3 अनुलंब डोरियों का बना होता है। अनुलंब डोरियों का बना होता है। देखिए बच्चों, 1 हो गई, 2 हो गई, और तीसरी हो गई। क्या बनी हुई है, 3 डोरियों से बना हुआ होता है, जो शिश्न को उत्थापनशील इरेक्शन यानी उठान, उत्थापनशील इरेक्शन उठान बनाता है, जिससे वीर्य सेचन सुगम बनता है। यानी कि वीर्य का मादा की योनि में सेचन करना आसान हो जाता है। शिश्न का शीर्ष भाग शिश्न मुंड कहलाता है। देखिए बच्चों, ये शिश्न है, इसका शीर्ष भाग शिश्न मुंड कहलाता है।
जो एक ढीली त्वचा से ढका रहता है जिसे अग्रस्त कहते हैं। शिश्न के ऊपर जो त्वचा पाई जाती है वो कैसी होती है? ढीली होती है, जो उत्थापनशील के समय सिकुड़ जाती है। ओके बच्चों। अब नंबर 3 आती है हमारी सहायक जनन ग्रंथियां, जो क्या होती हैं? एक वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि यह बहुत कार्य करती हैं, इसी के अलावा कुछ नहीं होता है। जैसे देखिए बच्चों, शुक्राशय मूत्राशय की पश्च सतह पर, देखिए बच्चों ये मूत्राशय है गया ये हमारा, इसमें ये क्या है? हमारा शुक्राशय है। ये किस में है? श्रोणि क्षेत्र में दिखाया हुआ है। और इसमें देखिए बच्चों, ये रहा, एक जोड़ी शुक्राशय पाए जाते हैं। ये वाला दिख रहा ना आपको? ये एक जोड़ी शुक्राशय पाए जाते हैं। मलाशय के मध्य एक जोड़ी शुक्राशय होते हैं जो अपने स्राव नलिका द्वारा लूप में शुक्रवाहिनी में डालते हैं। इसके स्राव में फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। यह क्षारीय स्राव योनि मार्ग की अम्लीयता को दूर करके शुक्राणुओं की सुरक्षा करता है। जो योनि मार्ग में अम्लीयता पाई जाती है उसको ये क्या करता है? दूर करके शुक्राणुओं की जीवित रहने की रक्षा करता है। ओके बच्चों। नंबर दूसरी है इसकी प्रोटेस्ट ग्रंथि। क्या है? प्रोटेस्ट ग्रंथि। यह मूत्र मार्ग के आधार पर, ये देखिए बच्चों, इसमें से मूत्र आएगा तो ये आधार हो गया, होया कि नहीं हुआ? तो मूत्र मार्ग के आधार पर, मूत्र मार्ग के आधार पर स्थित कई पिंडों से बनी ग्रंथि होती है। प्रत्येक पिंड एक नलिका द्वारा मूत्र मार्ग में खुलता है। इससे क्षारीय द्रव स्रावित होता है। क्या होता है? क्षारीय द्रव स्रावित होता है। यह शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है तथा वीर्य सीमन स्कंदन को रोकता है तथा इस स्राव में फास्फेटेन एंजाइम लाइसोजाइम सिट्रेट आदि होते हैं। अब देखिए हमारे बच्चों, तीसरी और इसकी लास्ट चीज है ये कि काउपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। काउपर्स बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, यह प्रोटेस्ट ग्रंथि के ठीक पीछे मूत्र मार्ग के पार्श्वों में एक एक स्थित होती है। मैथुन के समय इससे एक गाढ़ा चिपचिपा क्षारीय स्राव मूत्र मार्ग में पहुंचता है जिससे वह चिकना हो जाता है तथा वह स्राव योनि को चिकना कर मैथुन क्रिया को सुगम बनाता है। ये क्या हो गया? आपका नर जनन तंत्र पूरा हो गया। इसी प्रकार अगर आपको इनके नोट्स चाहिए इसी तरीका के थे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।